હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर आराध्या क्लासेस। हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे थे, कुछ कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में और फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो दूसरा आपका कंपाउंड दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। बताइए बच्चों इसका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को पहले मैं नॉर्मल फॉर्मूला में लिखता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा परफेक्ट आइडिया आएगा। आपको कुमार में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH Cl CH3। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में लिखते हैं तो ये हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3, ठीक है। इसको चेंज करके लिखूँ तो यहाँ पर ऐसा होगा है ना, CH3 और यहाँ पर H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिथाइल का ब्रांचिंग तो है लेकिन वो सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर नहीं है, इसीलिए इस कार्बन को हम सोचेंगे। ये हेलोजन के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो और दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी। हम लोग लिख रहे हैं इसका कॉमन नेम, तो इसका जो कॉमन नेम के अंदर पहला आ जाएगा आपका सेक, फिर 1 2 3 4 चार कार्बन है इसलिए बोलेंगे ब्यूटाइल। सेक सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कौन सा नाम हो जाएगा भाई, कॉमन नेम। यहाँ पर क्यों सेकेंडरी लिखा, अब यहाँ पे गलती से आइसोमर लिख देना क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं है। क्लियर है। चलिए बच्चों अब IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं इसका। IUPAC आप सभी लोगों को आता ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका जो IUPAC नाम है वो 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर हम कोई और कंपाउंड की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दूसरा कंपाउंड आपको दिया हुआ है वो है CH3 थ्राइस। मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पहले लिख देता हूँ, CH2Br, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी आपका सेकेंडरी जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और क्लियरली लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से लिखेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा Br, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा Br। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर कोई नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप है। देखिए 1 2 3, यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम बोलते हैं नियो। अगर एक मिथाइल ग्रुप होता तो आइसो होता। सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप है तो नियो। 1 2 3 4 5 5 है तो पेंटाइल, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। समझ में आया, ठीक है। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप हैं इसीलिए नियो। एक मिथाइल ग्रुप होता तो आइसो, दो मिथाइल ग्रुप है तो नियो। नियो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो पेंटाइल और यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक में आपके पास मिथाइल है और दूसरे में आपके पास ब्रोमीन है। तो इसका IUPAC देख लीजिएगा, ये आपका हो गया कॉमन नेम, ठीक है। अच्छा अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो IUPAC क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। IUPAC हो जाएगा 1 ब्रोमो, फिर 2 2 डाईमिथाइल
1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल, 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, IUPAC। ठीक है, अब थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं आप लोगों का जो मटेरियल है उसके अंदर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उसकी ही बात कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्ट्रक्चर है CH3 थ्राइस CBr। तो इसको सबसे पहले तो लिखना सीखिए किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर आपका आएगा CH3, यहाँ पर आपका आएगा CH3, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका ब्रोमीन। तो देखो बच्चों, क्या यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है? द आंसर इज नो। कुछ लोग बोलेंगे ये रहा ना सेकेंड 1 2, नहीं बेटा, यहाँ पर आपका 1 नंबर इधर आएगा, 2 इधर आएगा, क्योंकि ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड नंबर के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, 2 मिथाइल की ब्रांच है वो बात पक्की, लेकिन वो सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टर्ट। टर्ट का मतलब होता है टर्शियरी। ठीक है, क्यों टर्ट? क्योंकि ये कार्बन और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, टर्ट। तो 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब बताओ IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो IUPAC में सबसे लंबे में लंबी चेन सिलेक्ट कर लो, सबसे लंबे में लंबी चेन सिलेक्ट कर लो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लंबे में लंबी चेन सिलेक्ट करें तो कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब आप यहाँ से सिलेक्ट करने जाओगे तो वो 2 नंबर आएंगे, तो इसीलिए लंबे में लंबी कार्बन चेन कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करी है हमने। ठीक है, ये आपकी लंबे में लंबी कार्बन चेन। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चलिए अब आगे एक और कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इस तरीके का आपको कंपाउंड दिया है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसको मैं अगर थोड़ा सा कंडेंस करके लिखूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, C डबल बॉन्ड C यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये कौन से टाइप का कंपाउंड है? तो हमने अभी ही पढ़ा, ये आपका विनाइल क्लोराइड है, ये आपका विनाइल क्लोराइड है, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड हुआ, विनाइल। यहाँ पर ये कार्बन sp2 है, देखो हेलोजन जो है ना वो sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोला विनाइल क्लोराइड। अच्छा, अगर इसका IUPAC नाम की बात करो तो IUPAC नाम जो है वो 1 क्लोरोइथेन होगा, सॉरी 1 क्लोरोइथीन होगा, या आप इसको सिंपली क्लोरोइथीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जनरली 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अच्छा एक और कंपाउंड की बात करते हैं इसके ही बाजू में। देखिए, तो यहाँ पर जो हेलोजन एटम है वो sp3 के साथ जुड़ा हुआ है और वो आगे जाके sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो इसके पहले का लेक्चर का पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, एलाइल ब्रोमाइड। अच्छा, IUPAC नोमेनक्लेचर देना है तो देखो, यहाँ पर आप नंबरिंग 1 2 3 भी कर सकते हो और इस तरीके से 1 2 3 भी कर सकते हो, लेकिन नीचे वाला सही होगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों? तो द आंसर इज सिंपल, यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, ये है ब्रोमीन और ये है आपका डबल बॉन्ड। इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी किसका है? हाई प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का है। जिन लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर याद नहीं है वो 11th का जो ग्रुप्स का फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर है उसको खास वापस एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हाई प्रायोरिटी है, इसका मतलब आप नोमेनक्लेचर यहाँ से चालू करेंगे। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली देखो तो ब्रोमो पहले आएगा, तो 3 ब्रोमो, फिर मीथिक प्रोप, प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ एरिन कंपाउंड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। एरिन कंपाउंड में जो आपका पहला कंपाउंड आ रहा है वो है क्लोरीन और मिथाइल कंटेनिंग कंपाउंड। यहाँ पर आपके पास क्लोरीन दिया हुआ है और यहाँ पर आपके पास मिथाइल है। ठीक है, चलिए बोलिए इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो इसका कॉमन नेम होगा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। अच्छा, अगर हम इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर मिथाइल और क्लोरीन में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी आएगी? तो इसकी। ठीक है, क्लोरीन और मिथाइल में से इसकी हाई प्रायोरिटी है, तो नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करोगे 1 2। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 लिखो तो ना चले। नहीं, अगर आपको 1 2 और 1 5 ऐसे लोकेंट्स मिल रहे हैं बराबर, तो आप 1 2 को प्रिफर करोगे। इसको अपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के रूल के नाम से जाना है। तो 1 2 और 1 5 में से लोएस्ट नंबर 1 2 मिल रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर बोला 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, या आप इसको 1 क्लोरो टोल्यूइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी 2 क्लोरो टोल्यूइन भी लिख सकते हैं, 2 क्लोरो टोल्यूइन, या तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन लिखिए, या तो फिर इसको आप पूरा का पूरा 1 नंबर मान के 2 क्लोरो टोल्यूइन लिख लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा बस। यहाँ पर एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है विच इज CH2Cl। तो देखिए इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है बराबर। इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो वो हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ये बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो देखिए IUPAC कैसे होगा। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके की कार्बन की चेन है जिसके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो एज अ सब्सटीट्यूएंट है, बेंजीन रिंग यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट है। तो यहाँ पर इसका जो नंबर है वो 1 होगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, इसका जो नाम हो जाएगा वो होगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन जो है वो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो आपका है CH2Cl2, CH2Cl2। इसका सबसे पहले कॉमन नाम बताइए और IUPAC नाम बताइए, कॉमन और IUPAC। तो देखिए इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और अगर हम IUPAC बात करें तो वो हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। IUPAC और कॉमन नेम दोनों ही लिख दिया। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं CHCl3। तो इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और अगर IUPAC की बात करें तो वो हो जाएगा 111 ट्राइक्लोरोमीथेन या सिंपली ट्राइक्लोरोमीथेन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ट्राइक्लोरोमीथेन। चलिए
नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हमारे पास है CHBr3, तो यहां पर हो जाएगा ट्राइब्रोमोमीथेन, सॉरी ब्रोमोफॉर्म, कॉमन नेम जो है वो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और यहां पर हम लिखेंगे ट्राइब्रोमोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं विच इज CCl4, CCl4। तो इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अगर हम IUPAC की बात करें तो टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन IUPAC। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास है CH3, CH2, CH2F। इसको हम कॉमन नेम बोलते हैं प्रोपाइल फ्लोराइड, प्रोपाइल फ्लोराइड, या आप इसको N प्रोपाइल फ्लोराइड भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। N दिखाता है कि प्रोपाइल की लंबी चेन है, स्ट्रेट चेन है, और IUPAC जो है वो हो जाएगा फ्लोरोप्रोपेन, IUPAC जो है वो आपका फ्लोरोप्रोपेन है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे बात हो गई IUPAC और कॉमन नोमेनक्लेचर की। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आइसोमेरिज्म इन हेलो अल्केन्स। क्वेश्चन नंबर 7, आइसोमेरिज्म इन हेलो अल्केन्स। क्वेश्चन नंबर 7 विच इज आइसोमेरिज्म इन हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स के अंदर हमको आइसोमेरिज्म की बात करनी है। तो देखो हेलो अल्केन्स जो होते हैं वो 3 तरीके के आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, पहला जो है वो चेन आइसोमेरिज्म है। दूसरा जो है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और जो तीसरा है, तीसरा जो टाइप का आइसोमेरिज्म है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो आपके हेलो अल्केन्स हैं वो 3 तरीके के आइसोमर्स दिखाते हैं। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और उसके बाद है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइए एक एक करके देखते हैं कि किसके अंदर क्या देखने को मिलता है। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो पहला है आपका चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म कब देखने को मिलता है? तो चेन आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कंपाउंड के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन है, डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन्स है। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कार्बन चेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले लीजिए 1 क्लोरोब्यूटेन, तो CH3 CH2 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 Cl, ये आपका हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अच्छा, अब उसी की जगह पे आप इसका आइसोमर ले लीजिए। ठीक है, इसका अगर हम आइसोमर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, अच्छा सॉरी, हम यहां पर आपका CH3 आएगा, CH3 CH CH3 CH2 Cl। अब देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इन लोगों का जो चेन ऑफ कार्बन एटम है वो अलग अलग। यहाँ पे 4 कार्बन की लीनियर चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की लीनियर चेन है। इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 क्लोरो मीथ एथ प्रोब्यूट ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। और अगर हम इसकी बात करें तो वो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन,
1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पर इन केस ऑफ चेन आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ या साइज ऑफ कार्बन चेन्स, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो दूसरा आइसोमेरिज्म का टाइप है दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, वो है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसमें हमको देखना है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए यहाँ पर क्या सेम होगा, तो क्योंकि आइसोमर्स है आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम्स, डिफरेंट पोजीशन ऑफ, किसका डिफरेंट पोजीशन होगा, एक्स एटम्स का, एक्स एटम्स का पोजीशन डिफरेंस होगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एक्स एटम्स का जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 CH2 Cl, इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। और उसी में ही मैं यहाँ पर क्लोरीन को 2 पोजीशन के ऊपर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ध्यान से देखिए, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। और जिसके अंदर जो दो कंपाउंड्स पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं पोजीशनल आइसोमर्स। ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थर्ड जो कैटेगरी आ जाती है वो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक बहुत ही स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है। यहाँ पर इनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा, इनके पास सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इन कंपाउंड के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इनके पास सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स इन स्पेस, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स इन स्पेस, एटम्स इन स्पेस। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं कार्बन ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपके पास मीथाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मीथाइल ग्रुप है सपोज करिए, और यहाँ पर आपके पास इथाइल ग्रुप है दैट इज CH3CH2। यहाँ पर भी कार्बन एटम जो है उसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर इथाइल ले लेता हूँ और यहाँ पर मिथाइल ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी C2H5 और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन एटम को ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको केयरफुली दिखा देता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर आप सपोज करिए कि कोई भी हैलोजन एटम है जो है क्लोरीन। ठीक है, आपने इस तरीके के वेज स्ट्रक्चर्स 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, क्लोरीन, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर ये रेड पार्ट सेम ही है लेकिन यहाँ पर जो ब्लैकिश पार्ट है वो अलग हो रहा है। ये जो है ना दैट इज कमिंग आउट ऑफ द सेंटर, ये सेंटर से दूर की तरफ आ रहा है इस तरीके से, इसीलिए इसका परछाया पड़ रहा है, शेडो पड़ रहा है। और ये जो है ना वो अंदर की तरफ है, हाइड्रोजन लाइक दिस, हाइड्रोजन जो है वो अंदर की तरफ है और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो बाहर की तरफ है इस तरीके से।
ये क्लोरीन है बाहर की तरफ और ये हाइड्रोजन है अंदर की तरफ। ये बड़ा हुआ एरो दिखा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, टू सेंटर, और ये दिखाता है टू ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की तरफ है और ये जो है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर दो अलग हो रही है। तो पहला जो है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है और क्लोरीन एटम जो है वो आउट आ रहा है सेंटर से। यहाँ पर क्लोरीन एटम टुवर्ड्स द सेंटर अंदर जा रहा है और हाइड्रोजन एटम बाहर आ रहा है। तो इन कंपाउंड के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, बट पोजीशन ऑफ द एटम जो है स्पेस के अंदर अलग अलग है, इसीलिए इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपने क्लोरो ब्यूटाइल क्लोराइड के दो आइसोमर्स देखे हैं, या 2 क्लोरो ब्यूटेन के आपके पास दो आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलो अल्केन्स। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स इन हेलो अल्केन्स। तो देखो बच्चों, यहां पर हेलोजन एटम इज मोर पोलर, सॉरी, एक एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसके कंपैरिजन में? देन कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। यहां पर जो ये वाला एटम है वो एक्स वाला एटम वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी कंपैरिजन में? देन कार्बन। तो कहने का मतलब जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो कैसा होगा? पोलर। ठीक है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो पोलर होगा। यहाँ पर पोलर होगा तो इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हेलोजन एटम के ऊपर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर डेल माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर डेल प्लस चार्ज आएगा। डेल माइनस मतलब बहुत कम वैल्यू, बहुत कम वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज हेलोजन एटम के ऊपर आ जाएगा और बहुत कम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन एटम के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर या ग्रुप के अंदर, इन ग्रुप as we go down size of x atom increases, size of x atom increase होता है। अगर size of x atom increase होता है तो क्या होता है? CX bond length increase होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होता है तो यहां पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड एंथैल्पी भी डिक्रीज होता है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होता है। चलिए इसको एक साथ लिख देते हैं, हाँ, यहां पर समझिएगा। देखिए एज वी मूव डाउन, एज वी गो डाउन इन ग्रुप क्या होगा? साइज ऑफ एक्स इंक्रीजेस, एक्स एटम का साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन इंक्रीजेस। कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होता है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हेलोजन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड डिक्रीजेस। कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो डिक्रीज होता है। तो क्या हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी लिख सकते हैं? तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी वो क्या होगा? तो बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा होगा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के लिए।
क्लोरीन के लिए सबसे उसके बाद आएगा, फिर यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन आएगा और यहाँ पर आपके पास आयोडीन एटम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आयोडीन आएगा। तो यहाँ पर अगर आप कार्बन फ्लोरीन की बात करो, कार्बन फ्लोरीन बराबर, तो उसका जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्लोरीन का उससे कम होगा, ब्रोमीन का उससे कम, सॉरी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम और आयोडीन का सबसे कम होगा। आप यहाँ पर कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, लाइक सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर मिथाइल ले लेता हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन के एटम की जगह पे मिथाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम मिथाइल फ्लोराइड की बात करें तो मिथाइल फ्लोराइड का बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू मिथाइल आयोडाइड जिसका बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगा, बराबर। अब हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी बॉन्ड कितना पोलर है उसकी डायपोल मोमेंट पर से पता चलता है। तो देखिए डायपोल मोमेंट का ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स है। डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर हम ऐसा समझते हैं कि भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, है ना। डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये जो चीज है वो रॉन्ग है। क्यों, समझते हैं। चलो, करेक्ट ऑर्डर जो है वो है CH3Cl, CH3 फ्लोराइड, फिर CH3 क्लोरीन और यहाँ पर CH3I। तो फर्क क्या पड़ा, फर्क इन दोनों में पड़ा। ठीक है, अब ऐसा क्यों कि भाई फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के बावजूद भी क्लोरीन का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो इसके लिए आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि भाई जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन मतलब 9 है, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p5, बराबर। ये है आपका फ्लोरीन। अच्छा, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो देखिए ये है आपका क्लोरीन। ठीक है, ये है आपका फ्लोरीन और ये है क्लोरीन। तो फ्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इधर है ना, उसका कन्फिगुरेशन है 2 7 और इसका कन्फिगुरेशन है 2 8 7 क्लोरीन का, बराबर। तो यहाँ पर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहाँ पर आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अब आप बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो फ्लोरीन इजीली अट्रैक्ट करेगा कि क्लोरीन? तो इसका आंसर क्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठेगा। यहाँ पे बहुत कम एरिया में पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो जो 8th इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऑलरेडी प्रेजेंट 7 इलेक्ट्रॉन का बहुत ही ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। क्लोरीन में क्या होगा, ये 8th इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से इधर आके बैठ सकता है, कम रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। कहने का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन इज मोर इजी देन दैट ऑफ फ्लोरीन। सो जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो थोड़ा सा रिवर्स है। खास याद रखना, जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो थोड़ा सा अलग है यहाँ पर कंपेयर टू बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी एकदम रेगुलर ऑर्डर है, लेकिन जो डायपोल मोमेंट है उसके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन रिवर्स हो गए हैं। ये इसका करेक्ट डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है। यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड आएगा और यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड आएगा। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज प्रिपेरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 9।
तो देखो बच्चों, इस पर्पस के लिए आप बड़ी आसानी से अल्कोहल्स को यूज कर सकते हो। अल्कोहल्स के अंदर क्या होगा, तो अल्कोहल का जो OH एटम है वो रिप्लेस हो जाएगा। द OH एटम या OH ग्रुप कैन बी replaced बाय X ग्रुप। OH ग्रुप जो है वो X एटम से या X ग्रुप से रिप्लेस हो सकता है। कैसे? बाय 3 रिएजेंट्स। आपका 3 रिएजेंट्स यूज करोगे। पहला है आपका हेलोजन एसिड, दूसरा है आपका थायोनाइल क्लोराइड, तीसरा है आपका PCl3 और उसके बाद है PCl5। ठीक है, तो हेलोजन एसिड से या फॉस्फोरस हैलाइड से या थायोनाइल क्लोराइड से आप OH ग्रुप को X ग्रुप या स्पेसिफिकली बोल दूं तो Cl ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हो। अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप यहाँ पर हेलोजन एसिड से, थायोनाइल क्लोराइड से, PCl3 से या PCl5 से कराएंगे तो क्या होगा, ये जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। चलिए, उसमें से सबसे पहला मेथड हेलोजन एसिड वाला देखते हैं कि अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड से करवाते हैं तो क्या होता। पहला, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड। हम यहाँ पर हेलोजन एसिड की जगह पे HX लिख रहे हैं, हेलोजन एसिड की जगह पे HX लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हेलोजन एसिड के फॉर्म में अल्कोहल के फॉर्म को जनरली ROH से दिखा देते हैं और हेलोजन एसिड की जगह पे हम लोग ले रहे हैं HCl, हेलोजन एसिड की जगह पे ले रहे हैं HCl। यहाँ पर जो कैटालिस्ट है वो है जिंक क्लोराइड, कैटालिस्ट जो है वो जिंक क्लोराइड है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCl प्लस H2O। बहुत आसान है, देखिए। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि भाई CH3 CH2OH प्लस HCl, यहाँ पर Zn क्लोराइड, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं R की जगह पे CH3 CH2Cl प्लस H2O, CH3 CH2Cl प्लस H2O। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, देखिए। अच्छा, अगर इसकी जगह पे हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल मतलब इस तरीके से, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर जिंक क्लोराइड आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका OH और इसका हाइड्रोजन जाके CH3 CHCl CH2 प्लस H2O बना देगा। तो देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल था। ठीक है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल ले रहे हैं, बराबर, तो टर्शियरी अल्कोहल में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर आपको कैटालिस्ट लेने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है और रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H और यहाँ पर OH आउट होके क्या बना देगा, ये दिख रहा है ना रिएक्शन नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl और प्लस H2O। तो देखिए, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल हो गया। यहाँ पर अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल देखें तो उसके अंदर कैटालिस्ट चाहिए और रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल, तो यहाँ पर ना आपको कैटालिस्ट चाहिए ना टेम्परेचर चाहिए, रिएक्शन रूम टेम्परेचर के ऊपर ही हो जाएगा। वाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्शियरी का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी का उससे कम है और प्राइमरी का उससे कम है ना। चलिए समझते हैं कैसे। तो देखो,
यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा रिएक्शन का कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सपोज मैं टर्शियरी अल्कोहल ले रहा हूँ, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका हेलोजन एसिड आके अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है H+ और Cl-, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH2+ बन जाएगा प्लस Cl-। अब ये तो अनस्टेबल है ना, ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर तो कभी पॉजिटिव चार्ज हो ही नहीं सकता, तो वो क्या बना देगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा और कार्बोकेटायन बना देगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा प्लस H2O प्लस Cl-, Cl- पहले से ही था। अब समझना, ये जो कार्बोकेटायन है ना, उसके साथ Cl- होकर के अटैच आपका हेलो अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा, आपका हेलो अल्केन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इस कार्बोकेटायन के साथ ये Cl- अटैक होकर के आपका क्लोरो अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। बट यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन है वो टर्शियरी कार्बोकेटायन है, देखिए टर्शियरी कार्बोकेटायन, ठीक है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन जो है वो इंटरमीडिएट बन रहा है। अब ऐसा देखा गया है कि जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो एकदम कम स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटायन से आपका जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है वो उससे भी कम स्टेबल है। तो यहाँ पर टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। वाई? क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है ना, उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो अनस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर देर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स ओनली, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इससे कम होगी, और यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप है तो उसकी स्टेबिलिटी इवन इससे भी कम होगी। तो देखिए जो इंटरमीडिएट टर्शियरी है वो सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शियरी जो है वो सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल है, और सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि टर्शियरी अल्कोहल जो है, टर्शियरी अल्कोहल वो जल्दी से रिएक्ट करेगा कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। इसीलिए हमने देखा कि जो टर्शियरी अल्कोहल है उसके अंदर ZnCl2 लेने की ZnCl2 नाम का कैटलिस्ट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टर्शियरी के अंदर जो कार्बोकेटायन बनता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल। अब बच्चों एक और चीज़ याद रखो, इस टेस्ट को लेबोरेटरी के अंदर ल्यूकास टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं लेबोरेटरी के अंदर? ल्यूकास टेस्ट। इससे आप टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल को अलग कर सकते हो, या हेलो अल्कीन को अलग कर टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल को अलग कर सकते हो। क्या करोगे आप? रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जिंक क्लोराइड और HCl डाल दोगे। अगर फटाक से रिएक्शन हो जाती है तो टर्शियरी है, 5 मिनट के बाद होती है तो सेकेंडरी है, और बिल्कुल नहीं होती है तो प्राइमरी है। समझ में आया? तो इसका मतलब इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से लेबोरेटरी के अंदर टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स को अलग कर सकते हो। क्लियर है सब लोगों को? चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि जो टर्शियरी वो एकदम फटाफट रिएक्ट करता है कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी। अब ब्रोमो अल्केन्स का जो प्रिपरेशन मेथड है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ब्रोमो अल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड, बराबर, ब्रोमो अल्केन्स। तो ब्रोमो अल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेक्चर का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बराबर, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीच मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.